नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सबसे बड़ी खुशखबरी हार्ट टॉक भारत के दर्शकों को ये कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और एक ऐसे समय में जब हम इस खित्ते से या यूं कहें साउथ एशिया से आतंकवाद को समाप्त करना चाह रहे हैं और ये हसरत पाल भी रहे हैं कि न सिर्फ आतंकवाद को खत्म करेंगे बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जहां भारत खुद तो विकसित बनाएगा ही, अपने आस पड़ोस को भी विकसित बनाएगा, उन राष्ट्रों को। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नफरत की बुनियाद पर खड़ा हुआ यह देश धर्म का इस्तेमाल करके जिस तरीके से यहाँ की सरकार और सेना भारत को तबाह और बर्बाद कर देना चाहती है, उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर का चलाया जाना बहुत जरूरी था। और ऑपरेशन सिंदूर अब एक नए रूप और कलेवर में आ रहा है, क्योंकि आतंकवाद को मिटाना है। सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद, या यूं कहें कि 22 अप्रैल के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके बावजूद आतंक का गढ़ कहा जाने वाला या जिसको पाकिस्तान ने गढ़ बनाया है, वो है जम्मू कश्मीर। आज भी वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच संघर्ष चल रहा है। और पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से विकसित जम्मू कश्मीर की बात की जा रही थी और बदलता हुआ जम्मू कश्मीर एक नारे के रूप में देश और पूरी दुनिया में प्रचलित और प्रसारित हो रहा था, उस पर एक ब्रेक लगा है। क्या होगी आगे की स्थिति, आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे जाने माने विश्लेषक और वीर चक्र प्राप्त कर्नल वीरेंद्र शाही जी से, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उसके हालात को भी जानते हैं और सैन्य दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या स्थितियां आगे हो सकती हैं जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपको भी शुभकामना कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। इन परिस्थितियों में जो सवाल हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद दिवाकर जी। बड़ी प्रसन्नता की बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम पिछले 10 वर्षों में 11वें पायदान से उभर कर अब चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। सिर्फ 3 ही देश आगे हैं। मुझे वो दिन दूर नज़र नहीं आता जबकि हम जर्मनी, जो कि थोड़ा सा हमसे आगे है, इसको भी पार करके और तीसरे पायदान पर आ जाएंगे। तो ये बड़ी खुशहाली की बात है। पूरे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं और हम सब के लिए एक प्रसन्नता का। जहाँ तक बात करें आतंकवाद की, दहशतगर्दी की, ये जो टेररिज्म पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, और अब तो ये स्पॉन्सर कहना भी गलत रह गया। अब तो यूं कहना चाहिए कि वो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान चलाता है, सेना का भी उनका स्टेट पॉलिसी यही है। और अब वो डायरेक्टली यूज नहीं होते, वो सोर्स मल्टीप्लायर्स की तरह तंजीमों को पाल कर रखते हैं। खुद उनकी फौज ऐश में मुत्तला रहती है और इन लोगों को आगे बढ़ाकर मरते हैं तो मरते रहें, और जितनी दहशतगर्दी करते हैं। और इस बात को मानने में अब पाकिस्तान ने कोई झिझक नहीं छोड़ी है। पहले कहा करते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उसके पहले कहा करते थे कि ये तो भारत के वो लोग हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, कश्मीर की स्वतंत्रता चाहते। उस पर बड़ा थप्पड़ एक कश्मीर में हर गली में, हर मोहल्ले में जुलूस निकला जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। और जब पाकिस्तान की पिटाई हुई तो हर कश्मीरी ने उसकी बड़ी तारीफ की, बहुत खुश हुए। तो वो बोगी उनकी खत्म हो गई। फिर कहते थे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अब वो बोगी भी खत्म हो गई। अरे भाई, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं तो आपके स्टेट के नेशनल फ्लैग में क्यों लपेटते हो नॉन स्टेट एक्टर्स को? आपका स्टेट और नॉन स्टेट क्या एक ही चीज है? वो बोगी भी खत्म हुई। और उसके बाद जो तंजीमें तबाह हुई, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उनको उन्होंने फिर बड़ी मदद दी आर्थिक।
आर्थिक सहायता दी है उनको दोबारा अपने दफ्तर बनाने की, दोबारा अपनी बिल्डिंग्स खड़ा करने की और फिर से दहशतगर्दी में आगे बढ़ने की। इन सब को देखते हुए अब तो खुले में पाकिस्तान सामने आ गया है और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, और जो कम दिख रहा है वो दिखाने के लिए हमारे देश का ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है, और मैं समझता हूँ उसमें अच्छा चुनाव किया है हमारी सरकार ने। प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर निष्पक्ष रूप से काबिलियत को देखते हुए उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग लिए हैं। थरूर साहब जैसे अच्छे वक्तव्य, और चुने हुए एक एक का नाम लिया जाए, सभी लोग बहुत अच्छे यहाँ तक कि देश ओवैसी प्रेमी, भी। जी, और देश प्रेमी सब लोग ऐसे हैं। तो वो मेरे ख्याल में अब जो कहीं छोटी मोटी किसी के मस्तिष्क में कुछ अगर गलत फहमी है, क्लियर हो जाएगी, पाकिस्तान का स्वरूप और सामने हो जाएगा। मेरा सवाल वही था सर कि जो पाकिस्तान अब कर रहा है वो खुले तौर पे कर रहा है। जम्मू कश्मीर में पर डे अगर आप देखें 22 तारीख से लेकर इवन कि 9 मई के बाद से, तो किसी न किसी, चाहे साउथ कश्मीर का कोई एरिया हो या कश्मीर के अन्य एरिया में एलओसी के पास भी, ये सारी स्थितियां हैं कि आतंकियों को हमारी सेना, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स की बड़ी भूमिका है, उनको खत्म कर रही है। तो टेररिज्म का जो आवक है, उनका जो आदान प्रदान है, वो चल रहा है। नहीं दिवाकर जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस समय ये पहलगाम की घटना हुई 22 तारीख को, उस समय तक मैं समझता हूँ, या जब हमारा रिएक्शन हुआ 6-7 तारीख को, उसके बाद शायद और आ सके होंगे, ऐसी तो मुझे आशा कम नजर आती है। एक दो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हुई थी जिनको के बुरी तरह से नाकामयाब कर दिया गया, पर जो पाइपलाइन में थे, हम हमेशा से कहते थे 100-150, इस लास्ट जो नंबर आया था वो 89 था। तो इतने लोग जो यहाँ हैं जिनका इतनी चौकसी होते हुए वापस जाना संभव नहीं है, और छुटपुट कश्मीर में उनको अब भी पनाह देने वाले लोग जरूर हैं, अच्छा सर, ओवरग्राउंड आप वर्कर्स छुटपुट हैं। ही मानते हैं? आप छुटपुट ही मानते हैं क्योंकि आप वहां रहते भी हैं कश्मीर में? वैसे मुझे सवाल करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है। जो एक तबका है, और खास करके वो रोजमर्रा रोजी रोटी से, जो इस कार्रवाई होने पर कहते तो रोजी रोटी खत्म हो गई, लेकिन वो आतंकियों को पनाह भी देता है। क्या उनकी मजबूरी है या उनका एक इमोशनल लगाव है? मेरा ख्याल ब्रेन वॉश हैं, हम्म रेडिकलाइज्ड हैं, बुरी तरह से रेडिकलाइज्ड हैं। और ये रेडिकलाइजेशन साल 2 साल 4 साल 5 साल में नहीं हुआ, ये रेडिकलाइजेशन उनको जन्म से होता है। हाँ। उनका जो अलिफ बे का कायदा, आ आ ई का जो है उर्दू का, वो पढ़ाने के साथ ही जब वो दा पर पहुंचते हैं तो दरिंदा, और तस्वीर है हिंदू माना। दरिंदा जिसकी बिल्कुल जिसकी चोटी है। बिल्कुल, तो वही तो सवाल है कि ये जब जो वो रेडिकल। जालिम राइट। जा पर पहुंचते हैं राइट। तो जालिम हिंदू जालिम हाँ बिल्कुल। काफी। कुल्हाड़ी लेकर खड़ा काफी। है और एक हाँ छोटे से बच्चे को काट रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो उनका ब्रेन वॉश है, ये बचपन से किया जाता है, घरों में माताएं करती हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि हमने एक दहशतगर्द कोई लोकल पकड़ा गया हम्म और हमने उसकी माँ को कहा, इसको बोलो ये मर जाएगा, हम्म इसको अभी भी आप सलाह दो कि हथियार रख दे बेटा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी पर तेरी जान बच जाएगी। माओ ने कई बार इनकार किया वही मैं कह रहा हूँ। कि वो अल्लाह के रास्ते पर गया है बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको क्यों रोकेगी। हम्म। ऐसे भी कुछ वाकयात हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा गहन रेडिकलाइजेशन और कितने बड़े तौर पर किया गया है और कितने वर्षों तक किया गया है। हम्म। दुख की बात यह है कि कुछ सरकारें ऐसी रहीं कि जिनकी निगाहबानी में, उनकी नजर के सामने ये सब चलता रहा,
और वो दूसरी ओर देखते रहे कि इसको पनप रहा है तो पनपने दो। अब उसको कह देना कि 7 तारीख को हमने कर दिया और उसके बाद उनके हाथ खड़े हो गए, उन्होंने सीज फायर कर लिया, अब सब कुछ स्विच ऑफ हो गया, रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ये यही सवाल कर रहा पाइपलाइन हूं सर, यही सवाल ये कर रहा हूं। पाइपलाइन वाले तो कंज्यूम होने होने हैं, राइट, इनको कब वापस कब जा नहीं सकते। सरेंडर करने में उनको विश्वास नहीं है, हम्म क्योंकि उनकी वो 72 हुरें नहीं इंतजार कर वो, रही हैं, इसलिए उनको तो ठिकाने लगाना ही हाँ, उनको पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सवाल ये है कि जो उनको पनाह देते हैं, जी जिनका जिनका लगाव उनके प्रति है, और वो हैं भी इस देश के है। नागरिक हैं, लेकिन जी हाँ। उनका आत्मिक लगाव धर्म के कारण, और आपने बिल्कुल सही बात की जो मैं मानता हूं कि उनका लगाव धर्म के कारण उस तरफ से है, जबकि जानते हैं कि उससे हमारा कुछ भी नहीं होना होगा। उदाहरण के तौर पे मैंने आपसे सवाल भी पहला यही किया कि जी पहलगाम के लोग, और वो बाकायदा वीडियोज हैं कि हमारी तो रोजी रोटी छिन गई। अब सवाल जी यह है कि वो पौनी वाले अगर उन 4 दहशतगर्दों का साथ न दिए होते जी तो 100 किलोमीटर अंदर आकर के वो इतने दिन रेकी करना, इतने दिन किस तरीके से उस कार्रवाई को अंजाम देना है, ये सब करना कैसे संभव था? ये तो बड़े ऐसे सवाल है ना। और जब वो हो जाए, कोई स्थिति आ जाए, तो कहते हैं हमारी तो रोजी रोटी चली गई। जी हाँ, दोनों तरफ चिट भी और पट और चिट दोनों मेरे वो बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो इससे कैसे हमें निपटना होगा? हम तो समय जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात तो पिछले 11 साल से भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इस तरह से बदला? मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो लोकल्स इस तरह से साथ न देते तो दहशतगर्द ये काम करते जरूर, लेकिन इतने आराम से कर गए जिसमें उनका सहयोग था। जी, कश्मीरियत की संधि विच्छेद लोग करते हैं, कश्मीर में शरीयत। तब जी। कश्मीर में शरीयत तो कश्मीरियत, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और ये जो आपने बात की ये साबित करता है कि इस तरह का विचार है लोगों का, पर उभरेगा जब बाहर की सप्लाई बंद हो जाएगी। हम्म और जो समझदार तबका है, रैशनलाइज लोग हैं, वो रेडिकलाइज लोगों से ज़्यादा आवाज़ उठा पाएंगे, तो धीरे धीरे शायद होगा। और ये जो पाइपलाइन सप्लाई है, मैं नहीं समझता इनके न्यूट्रलाइजेशन के अलावा इनका कोई हाँ, ये तो सुधार की कोई संभावना नज़र नहीं आती। अब सर जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, क्योंकि वहां पर जो रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है वो पर्यटन है, टूरिज्म, और टूरिज्म बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। ये चाहते विल बी मैनेज्ड। टाइम, समय समय बलवान है। पहले भी कई बार टूरिज्म पूरी तौर पर बंद हुआ है। और मुझे तो वो भी टाइम याद है कि एक लड़का एक AK-47 और उसके साथ 2 लड़के नकली गन्स लेकर भी एक पूरे बाजार को बंद करा देते थे, कॉलेजेस को बंद करा देते थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी को बंद करा देते थे, यहाँ तक के सेक्रेटेरिएट बंद हो जाते थे। अब जो लोग कहते हैं कि 370 जाने के बाद क्या फ़र्क आया, दहशतगर्दी तो अभी भी हो रही है, वो सोच में शायद भूल जाते हैं। आपके चैनल से आज ये प्रश्न आया, अब बैंक रॉबरीज नहीं हो रही, हम्म हर हफ्ते पत्थरबाजी एक नहीं आध हो बैंक रही है। लूटा जाता था, अब पुलिस पोस्ट से हथियार छीन कर नहीं जा रहे, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। पत्थरबाजी नहीं हो रही है, और बाजार बंद नहीं कराए जा रहे हैं। फ्राइडे को तो तकरीबन कश्मीर पूरा बंद होता था, जुमे की नमाज के बाद। हर मोहल्ले में कहाँ पत्थर पड़ जाए पता नहीं होता था। अब ऐसा सब नहीं हो रहा है। फिदायन अटैक हर जगह हुआ करते थे, अब नहीं हो रहा। टूरिस्ट बसेस पर अटैक होते थे, स्कूल बसेस में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब वो सब पीछे रह गई बातें। काफ़ी उभर कर आए हैं हम, और ईश्वर करेगा शायद और भी हम आगे उभरेंगे। अगर ये पिछली सप्लाई और पाकिस्तान की जो स्पॉन्सरिंग है वो कंट्रोल में आ जाए, तो ये अंदर रहने वाले निपट जाएंगे। और मैं समझता हूँ जिस तरह ये जलूस वलूस निकलने शुरू हुए हैं,
हम्म, वो बाजार वाला खुद कहेगा हम्म, कि आप एक को पनाह देते हो, हमारी 10 दुकानों पर असर पड़ता है, हम्म। हमारे 100 तो वहां की व्यापारियों का बिजनेस कम्युनिटी जो मारा जाता है। पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, वो रेडिकल लोगों पर प्रभावी होगी, तब ऐसा होगा, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, 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 एंड इट उसी विल टेक समय ऐसा टाइम, हो पाएगा। एंड इट विल टेक टाइम। दैट विल टेक टाइम। हाउ मच? कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5 साल हो सकता है ज्यादा। ऐसे में सर, जो राजनीतिक हालात हैं, जिसमें अब्दुल्ला परिवार है या महबूबा मुफ्ती का परिवार है, महबूबा जी का बयान भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी भाई की तरह हैं, उन्होंने रोक दिया, लेकिन उनकी सिंपैथी या अब्दुल्ला परिवार का जो बदलता हुआ जो उनका स्वरूप हो जाता है, कभी तो राम धुन गाने लगते हैं और कहते हैं कभी कश्मीर तुम्हारे बाप का है क्या, ले लो जा करके, और फिर बदल गए कि हाँ मैं गलत था। ये सब कब न्यूट्रलाइज होंगे विद ब्रेन? उसको भी समय चाहिए। जहां तक महबूबा का सवाल है, मैं समझता हूँ मैडम महबूबा ये चीज पहचान चुकी हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर या पॉलिटिकल स्कोप नहीं रहा है। अब वो अपने आप को बनाए रखना चाहती हैं 2 कारणों से। एक तो कि कोई केसेस वेसेस उखड़ने कब्रें खोदनी ना शुरू हो जाएं, तो थोड़ा सा मैं अपना एक पोजीशन बनाकर रखूं, टच मी नॉट वाला, कि मैं काट सकती हूँ, फुनकारे मारती रहूं, मैं काट सकती हूँ। तो वो फुनकार एक आध मार देती हैं, हफ्ते 10 दिन में एक आध फुनकार मार देती हैं। आपको लगता है सर कि कोई ऐसी रिफ्ट की स्थिति हो सकती है या कोई मतभेद हो सकता है जम्मू रीजन और कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थितियां बन रही हैं? मैं नहीं समझता कि कोई रिफ्ट इस तरह की आ सकती है, पर एम्बिशंस बहुत अलग अलग हैं और जम्मू रीजन ने बहुत सफर किया है। यस। ये जो कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट्स बनती रहीं और सेंट्रल में ऐसी गवर्नमेंट्स बनती रहीं जिनका भी झुकाव कश्मीर की तरफ रहा। अब आप देखें ना कि हर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। जे एंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को 19 अगस्त 19 से पहले, 370 से पहले KAS कहा जाता था, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। राइट। आज दिन में मेरा एक दूरदर्शन में प्रोग्राम था, वहाँ गया था, तो मैंने वहाँ बोर्ड देखकर फिर डायरेक्टर को बधाई दी। मैंने कहा आप जम्मू दूरदर्शन बन गए, आकाशवाणी जम्मू। राइट। कहने सर आप कई दिन बाद आए। मैंने कहा हाँ, मैं पिछली बार आया था तब इस बोर्ड पर लिखा था आकाशवाणी कश्मीर, छोटा सा ब्रैकेट में जम्मू। अब आप आकाशवाणी जम्मू कहलाते हैं। मैंने कहा आपको बधाई इस बात की। तो इस तरह से कश्मीर सेंट्रिक रूल रहे, से कश्मीर सेंट्रिक ड्यूटीज रही, कश्मीर सेंट्रिक बजटिंग रही, कश्मीर सेंट्रिक फंड एलोकेशन रहा, कश्मीर सेंट्रिक डेवलपमेंट रहा। उस चीज का गिला एक जम्मू रीजन को 60-70 साल पुराना है और उस गिले को दूर होने में समय लगेगा, जिसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं। पर वो प्रयत्न ज्यादा बेहतर होते अगर इस बार कुछ गवर्नमेंट का बैलेंस वैसा रहता। पर जिस तरह से ज्यादा सीटें शुरू से कश्मीर खित्ते में ज्यादा हुई, सेंसस ये लोग करा नहीं रहे ताकि सच सामने आ जाए। 2011 के सेंसस पर चल रहे हैं, जिस सेंसस के बारे में लोकल फीलिंग है कि वो सेंसस बुरी तरह से रिग्ड था। ओके। उसमें जो नाम लिए गए वो मरे हुए लोगों के भी शामिल थे और जो पैदा होने वाले बच्चे थे उनके भी नाम शामिल थे। अब वो पैदा हो गए, नौजवान भी हो गए। 211 का सेंसस की बात कर रहा बड़ी बात हूँ। कह रहे हैं उसके सर। बाद सेंसस नहीं हुआ, सच्ची तस्वीर सामने नहीं आई। मेरा तो आखिरी शायद उससे भी कुछ अंतर पड़ेगा। मेरा जी। आखिरी सवाल ये है सर कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो आने वाले समय में विकास को लेकर के भी और सारी चीजों को लेकर के भी जम्मू अब सफरर नहीं रहेगा। इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं क्या? और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो सवाल का मुख्य अंग है, कि पीओजेके की बात हम सभी करते हैं, पूरे देश में चल रही है,
बट जम्मू कश्मीर के लोग क्या पीओजेके को लेकर के किसी प्लानिंग को एक तरह से अपने माइंड्स में इनिशिएट करते हैं? वो उसका एक्सेप्टेंस है उनके दिमाग में? देखियो, एक्सेप्टेंस की बात तो बाद में आएगी। हम्म। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि पीओजेके का पुकार इतनी जल्दी ये युद्ध शुरू होते ही क्यों हो गई। हम्म। ये पड़ोसी का खेत नहीं है कि आप चार चार लठात ले गए और उसकी बाढ़ नहीं, तोड़कर और वो तो अपनी सच है, बाढ़धारी कर बट दी। है ना, ये चाहत है ना। ऑपरेशन ये ऑपरेशन जब भी होगा, हम्म। ये बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के ऑपरेशन के साइज का होगा। हम्म। ये एक छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। हम्म। दूसरी बात, अगर हम पाकिस्तान को आज देखते हैं तो बलूचिस्तान, हर घर पर अब बलोच झंडा लगाने शुरू हो गए हैं। हम्म। खैबर पख्तूनख्वा कहता है हम डूरन लाइन को मानते ही नहीं। यस। सिंध में अब उन्होंने उनके सिंधु देश का। घर मंत्री का घर जला दिया, हम्म। डीसी का घर जला दिया, वहां वो सब चल रहा है। ऐसे सूरत में अगर हम कोई मिलिट्री एक्शन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे करेंगे तो क्या इन तीनों को इस्लाम खतरे में और अल्लाह के नाम हम इकट्ठा राइट। नहीं जोड़ देंगे? राइट। तो किस बात में समझदारी है? अगर वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उनको शांति से टूटने दो यार। हम्म। अगर 75 साल इंतजार किया है तो 5 साल और इंतजार कर लो। कितना बढ़िया होगा कि एक मित्र देश जिसका नाम बलूचिस्तान होगा बिल्कुल। उस पार बैठा हो, एक अफगान डोमिनेटेड गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हो, और सिंध में क्लियर कुछ हो जाए या नहीं हो जाए पर अशांति चल रही हो। ऐसे किसी समय में हम कहें कि अब समय है बहुत अहम सवाल है पीओजेके और के आपसे। लोगों, आप आपका स्वप्न पूरा करने का, आप आ जाइए। कोई मिलिट्री इंटरवेंशन होगा छोटा मोटा तो हम निपटा देंगे। आपसे जब तो भी समय हमने का सवाल इंतजार किया करना है। चाहिए। देखिए, एक चीज इसके साथ जो हम भूल रहे हैं दिवाकर जी, वो सोचनी चाहिए कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पीओजेके या चाइना इन्फ्लुएंस के तक सीमित नहीं है। हम्म। एक बहुत बड़ा तबका है जिनको लगातार युद्ध की आवश्यकता होती है। उनकी रोजी रोटी युद्ध की है। मैं वेपन मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहा हूँ। राइट। राइट। यस। यस, यू आर राइट। वो अजरबैजान का बंद हुआ तो रशिया का शुरू हो गया, रशिया का बंद हुआ तो इसराइल का शुरू हो गया, इसराइल का शुरू हुआ तो धमकियां देते रहे ये चाइना का इधर कराएंगे। तो ये सब चीजें चलते 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 कहीं ना कहीं युद्ध होता रहेगा। तभी वेपन इंडस्ट्री अपनी रोजी रोटी कमा सकेगी, बना पड़ेगी। और इसमें जिसका नाम हम डीप स्टेट कहते हैं वो शामिल है। उनका चलन ही ये है कि कहीं ना कहीं ये चलता जाए, और हम उसके शिकार नहीं बनना चाहते। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इस महत्वपूर्ण बात में हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ये हथियार लॉबी किस तरीके से प्रभावी है इस पर हम एक अलग चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय वस्तु बहुत बड़ा है। और लेकिन इतना ज़रूर है कि आप जो अपने हर एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि ये स्थिति बहुत मुश्किलों वाली है, ऐसे में हमें इनको धीरे धीरे तोड़ते हुए देखते रहना चाहिए, टूटते हुए। और जी, जो भी तोड़ रहा है उसको हम इनडायरेक्ट या डायरेक्ट उसको सहयोग और समर्थन करें, क्योंकि बहुत कम नुकसान पर हम पीओजे के ले सकें, और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, और जुड़े रहना पड़ेगा। जुड़े रहना पड़ेगा। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था एक रिटायर्ड कर्नल का, जो कि एक रणनीतिक एनालिस्ट भी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पीओजे को अपने दिल में रखिए, लेकिन उसको पाने का जो तरीका है उसमें सरकार जो प्रयास कर रही है उसके साथ रहिए, क्योंकि इनका अनुभव कहता है कि इससे हमारे देश की जनहानि कम होगी, आर्थिक हानि कम होगी, और हम अपने कम से कम सैन्य नुकसान पर पाकिस्तान के खंड खंड कर सकेंगे। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की और हम इस पर आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। कर्नल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये पूरा वीडियो और ये पूरी बातचीत पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि देश की खातिर हम पीओजेके को लेने के लिए एक रणनीति पर
चल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर।